आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 7 का भाग 3। भाग 2 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 के भाग 2 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिया है। अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर 7 का भाग 3। देखिए, भाग 2 तक हम लोग पढ़ लेते हैं मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, यहाँ पर हर्यक वंश का शासन कैसे रहा, कौन कौन शासक हुए, और ये देखे थे कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक नाग दशक की हत्या करके ये शिशुनाग खुद राजा बन गया था। क्या किया था? नाग दशक की हत्या करके खुद राजा बन गया था। यानी कि हर्यक वंश का जो शासक था, हर्यक वंश का जो शासक, देखिए इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बस ध्यान से इसको देखते रहिएगा, ऐसे ही आपको समझ में सब आ जाएगा। तो हर्यक वंश के कौन कौन शासक हुए थे? बिंबिसार हुआ था, बिंबिसार। उसके बाद कौन हुआ था? बिंबिसार के बाद ये हुआ था अजात शत्रु, अजात शत्रु हुआ था। उसके बाद उदायन, उसके बाद हुआ था नाग दशक। आपको पता है कि ये सब थोड़े मजबूत राजा थे, ये सबसे मजबूत राजा था, ये सबसे ताकतवर, ये और बाकी भी राजा ठीक ठाक थे, लेकिन नाग दशक ये कमजोर राजा था। तो इसी का सेनापति या मंत्री, सेनापति मिलता है या मंत्री भी मिलता है। वो जो शिशुनाग ने इसका हत्या किया, शिशुनाग ये मिलता है कि ये मंत्री था, कहीं कहीं पर ये मिलता है कि ये इसका सेनापति था। तो बस हमको समझने की बात है। तो ये शिशुनाग इसकी हत्या कर देता है नाग दशक की, क्योंकि ये कमजोर शासक रहता है, और ये खुद राजा बन जाता है, और राजा बन के शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश की स्थापना, प्रथम राजा कौन था? शिशुनाग। इसका प्रथम राजा शिशुनाग था। आपको पता है कि ये जो मगध था, मगध का पूरा विस्तार क्षेत्र था, पूरा विस्तार हो गया था। मगध शुरुआती में तो यहाँ पर था, लेकिन पूरा विस्तार हो गया था। लेकिन पिछला अगर आप देखे होंगे, पिछला वाला भाग देखे होंगे, तो उसमें हम बताए हैं कि जो यहाँ पर अवंती एक महाजनपद था, ये अभी जो कि वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये अवंती जो था, ये बिंबिसार ने क्या किया था, यहाँ के राजा जो चंद्र प्रद्योत थे उनकी जान बचाई थी। क्या करके? अपना राजवैद्य को भेजकर। इनको बीमारी हो गया था, ये राजा चंद्र प्रद्योत को, यहाँ के जो अवंती के राजा थे उनको बीमारी हो गया था, तो ये अपने राजवैद्य जीवक को भेजकर इनकी जान बचाया था। तो इन्होंने क्या किया था, ये चंद्र प्रद्योत ने, ये इनसे मिल गए थे। किससे? मगध से मिल गए थे। लेकिन जैसे इसका शासन खत्म हुआ, यहाँ पर ये खत्म हुआ, तो ये क्या हो गया, ये अलग हो गए इससे। किससे? मगध से ये अलग हो गया। तो ये फिर दोबारा इसको शिशुनाग को क्या करना पड़ा, इससे अवंती से युद्ध करना पड़ा, और युद्ध करके अवंती को क्या कर लिया? जीत लिया। यानी कि इसने शिशुनाग अवंती से युद्ध किया था। अवंती से क्या किया था? युद्ध किया था। उसके बाद एक और इसने काम किया, इसने अपनी राजधानी, आपको पता है पहले ये मगध की राजधानी कहाँ थी? आप पहले राजधानी थी राजगीर, यहाँ पर थी। ये हो गया गंगा के दक्षिण साइड में राजगीर। लेकिन फिर यहाँ पर कहाँ पर बना? पाटलिपुत्र। कहाँ पर बना? पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी किसने बनवाया था? ये उदयन ने इसकी राजधानी कहाँ बनवाया था? पाटलिपुत्र। उदयन ने क्या किया था? इसकी राजधानी कहाँ बनवाया था? पाटलिपुत्र। राजगीर किसने बनवाया था? बिंबिसार ने राजगीर बनवाया था, और उदयन ने पाटलिपुत्र राजधानी बनवाया था। लेकिन ये शिशुनाग ने क्या किया, पाटलिपुत्र से इसका राजधानी लेकर चला गया यहाँ पर वैशाली। कहाँ लेकर चला गया? वैशाली में। इसने राजधानी कहाँ बनाया? राजधानी बनाया कहाँ? वैशाली में राजधानी बना। आपको पता है राजधानी का मतलब क्या होता है? राजधानी का मतलब तो पता है ना? राजधानी मतलब जहाँ पर राजा रहते हैं, राजा के सारे जो मंत्री रहते हैं, सब कुछ जहाँ पर रहता है वो क्या होता है? राजधानी। और किसी भी राज्य को जीतने के लिए राजधानी को जीतना जरूरी होता है, या राजा को हराना जरूरी होता है। और राजधानी वहीं पर बनाया जाता था जहां पर सुरक्षा की व्यवस्था अच्छा से हो। तो देखिए, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वैशाली। अब इसका लड़का का नाम था कालाशोक। कहीं कहीं इसका नाम मिलता है काकवर्ण भी नाम मिलता है, ये परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। काकवर्ण इसको कहा जाता है, कालाशोक या काकवर्ण। तो इसके बाद शिशुनाग के बाद कौन बना राजा? कालाशोक राजा बना। तो इसने क्या किया, इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति
देखिए इसका मतलब क्या होता है, बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, यानी कि जितने भी बौद्ध धर्म के जो बहुत ही ज्ञानी लोग थे, जो ज्ञान बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छा से जानते थे, महान लोग थे, वो कहाँ जुटे, एक जगह जो आप जुटते हैं और ये उसके बारे में, उस धर्म के बारे में अच्छा से पूरा बात करते हैं, ये सब क्या होता है, उसको उसी को संगीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बौद्ध संगीति बोलते हैं। यानी कि उस धर्म के बारे में बात करेंगे, जो भी उस धर्म के बारे में अच्छी बातें होंगी वो करेंगे, उसको क्या कहते हैं, बौद्ध संगीति। तो कालाशोक ने बौद्ध संगीति इसी के ये शासन काल में बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ, वैशाली में। कहाँ पर हुआ, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। फिर क्या हुआ, ये कालाशोक ने सोचा कि इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूरे देश विदेश से लोग आ रहे हैं, जब बौद्ध धर्म को उस समय बहुत सारा प्रचार था, बहुत जगह पर बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, तो वो सोचा कि जब बौद्ध धर्म के इतने सारे लोग हैं तो क्यों ना इसको संस्कृति की राजधानी बना दिया जाए। संस्कृति का मतलब ये समझिए, धर्म के क्षेत्र में वहां पर धर्म का विस्तार बहुत अधिक होगा, धर्म के लिए सब कुछ होगा। तो इसने क्या किया, ये सोचा कि संस्कृति की राजधानी बना दिया जाए। तो ये इसकी राजधानी अब यहाँ से राजा वाला राजधानी यहाँ से हटाकर फिर पाटलिपुत्र लेकर आया। कहाँ लेकर आया, पाटलिपुत्र, और इसको संस्कृति की राजधानी बना दिया। किसको, वैशाली को संस्कृति की राजधानी। और फिर ये मगध की राजधानी कहाँ लेकर आ गया, पाटलिपुत्र राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र क्या किया, राजधानी बनाया। उसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक था नंदीवर्मन था। कौन था, नंदीवर्मन। देखिए ये जो नंदीवर्मन, ये अंतिम शासक बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि अंतिम शासक था। आपको कितने बार भी हम बताए हैं कि किसी भी वंश शासन का अंत तभी होता है, दो का कारण होता है, या तो राजा कमजोर हो या राजा परेशान कर दे जनता को। जनता को परेशान करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उस पर अत्याचार करे, जनता के पैसों को अपने पर खर्च करने लगे, यानी कि अपने पर ज्यादा, अपने सुखों के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए ज्यादा अगर खर्च करने लगे तो क्या हो जाएगा, उस साम्राज्य वो नष्ट हो जाएगा, यानी वो वंश खत्म हो जाएगा। नहीं तो अगर राजा कमजोर होगा तो कोई उसका हत्या कर देगा या कोई युद्ध करके उसको क्या कर देगा, हरा देगा। तो अभी किसी वंश की समाप्ति होती है। तो नंदीवर्मन था जो क्या था, यह एक कमजोर राजा था और ये क्या करता था, ये सारी सुख सुविधा, मतलब राजा का सुख सुविधा होता ही है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे जो जनता का पैसा था, जो जनता के लिए खर्च होना चाहिए था, वो कहाँ खर्च कर रहा था, अपने पर खर्च कर दे रहा था। और ये पूरा मतलब अपने में सिर्फ रहता था, जनता के कोई परवाह नहीं था कि जनता क्या हो, कुछ हो, ये कुछ परवाह नहीं था। तो ये क्या हुआ, इसको इसकी हत्या कर दी गई। किसने इसकी हत्या की, महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने इसकी क्या कर दी, नंदीवर्मन की हत्या कर दी। और नंदीवर्मन की हत्या करने के बाद नंद वंश के ये स्थापना किए। किसके बाद स्थापना किए, नंद वंश के। नंद वंश की स्थापना किए, नंद वंश की स्थापना हुआ। यहाँ से नंदीवर्मन के हत्या करने के बाद महापद्मनंद ने क्या किया, नंद वंश की स्थापना की। ये माना जाता है कि महापद्मनंद जो थे ये क्षूद्र थे। क्या थे, ये क्षूद्र थे। क्षूद्र मतलब ये देखिए, वर्ण कितने प्रकार के, 4 प्रकार के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। ब्राह्मण ऊपर वाला सबसे, उससे नीचे वाला क्षत्रिय, वैश्य, उसके बाद क्षूद्र। तो ये माना जाता है कि महापद्मनंद क्षूद्र थे। और देखिए ये क्या किए थे, ये अपना साम्राज्य विस्तार, ये तो इतना मगध था, और भी बहुत सारा ये साम्राज्य विस्तार अपना किए और बहुत सारे राजाओं को हरा दिए। क्या किए, बहुत सारे राजाओं को हरा दिया, अपना साम्राज्य विस्तार पूरा किए। इसीलिए इनको कहा जाता है सर्व छत्रांतक। इसीलिए इनको कहा जाता है सर्व छत्रांतक, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। बहुत सारे राजाओं को क्या कर दिए थे, ये हरा दिए थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, सर्व छत्रांतक कहा जाता था। उसके बाद इनके बाद राजा हुआ धनानंद। अंतिम राजा कौन हुआ, धनानंद। अंतिम राजा कौन हुआ, धनानंद। इसका अंतिम राजा हुआ। जब धनानंद यहाँ पर राजा बना तो उसी समय, ठीक उसी समय सिकंदर का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे ना। सिकंदर ये विश्व विजेता बनने का सपना लेकर भारत में आया था, लेकिन सपना टूट गया था और यहाँ से चला गया था, यहाँ से हार कर गया था, पता है ना। तो ये सिकंदर उसी समय भारत पर एंट्री मार रहा था, भारत में एंट्री मार रहा था। देखिए इधर ये सब मगध का ये क्षेत्र फैला हुआ था इधर, यहाँ पर जो था ये मगध का क्षेत्र नहीं था, ये पूरा मगध का क्षेत्र नहीं था, इधर से ही आने वाला था, वो इधर से यहाँ आ रहा था।
तो यहाँ से ये आ रहा था, लेकिन ये जो धनानंद को अभी पता नहीं था इस बात का। और ये बात ये था ना कि ये ऐसा था ना, घनानंद ऐसा राजा था ना कि बस अपने जीवन में ही अच्छा रहा था। तो ये पूरा अपना जीवन जैसे एकदम सुखी वाला जीवन होता, सारा जनता का पैसा ये अब कर का बोझ खूब एकदम लादा था, एकदम करों को बढ़ोतरी कर दी थी, करों में बढ़ोतरी कर दिया था, बढ़ोतरी कर दिया था। जनता से जितना भी मतलब हो सके ना धन इकट्ठा कर लिया जाए। आपको देखिए हर जगह आप देखिएगा ना कि राजा का विनाश क्या की कारण होगा, या तो देखिए राजा कमजोर हो जाएगा, नहीं तो ये क्या करेगा, ये जनता पर खूब करों का बोझ लाद देगा और उसके बाद क्या होगा, जनता विद्रोह कर देगी या बहुत ऐसा जीवन जीने लगेगा जिससे जनता क्या हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। तो देखिए ये भी ऐसा जीवन जीता था, ये करों में बढ़ोतरी कर दिया था। इधर से आ रहा था सिकंदर, तो ये सबसे पहले तक्षशिला, यहाँ पर तक्षशिला में ये आया, तक्षशिला में ये आया सिकंदर। तो ये यहाँ का राजा, जो तक्षशिला का राजा है आम्बिक, तक्षशिला का राजा आम्बिक, तक्षशिला का जो राजा था वो आम्बिक था, आम्बी तक्षशिला का राजा आम्बी ने ऐसे ही अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया। बोला कि हम आपके सपोर्ट में है। क्या है? हम आपके सपोर्ट में, आप आगे बढ़िए, हम आपके क्या है, सपोर्ट में है। और तक्षशिला में ही चाणक्य के तो आप नाम जानते ही होंगे, जिसको चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। यहाँ पर तक्षशिला में ही वो क्या थे, आचार्य थे। आचार्य का मतलब वो पढ़ाते थे बच्चों को, क्या करते थे, पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे बच्चों को। तो ये यहीं पर थे। तो उनको ये बात, ये चाणक्य को ये बात पता थी, अगर ये एंट्री मार गया भारत में तो ये भारत का पूरा क्या कर देगा, भारत का पूरा कब्जा कर लेगा और यहाँ को जनता को पूरी तरह से परेशान कर देगा। तो ये इनको बात पता थी। तो ये क्या हुआ, जब आम्बिक ने इसकी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया। एक बात और ध्यान समझिए, ये सिकंदर आया था, सिकंदर यहां से आया था, सिकंदर मकदूनिया से आया था, मकदूनिया, जिसे यूनान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनान कहते हैं। मकदूनिया को क्या कहते हैं? यूनान। ये 326 ईसा पूर्व में आया था, 326 ईसा पूर्व में ये आया था इधर। अब देखिए ये तक्षशिला के तो जो राजा आम्बी है, तो वो तो अधीनता स्वीकार कर लिया। और यहाँ पर जो पोरस था, अब इधर बढ़ाइए, पोरस, राजा पोरस का तो नाम जानते ही होंगे। अब हो गया युद्ध राजा पोरस से, इसका, किसका, ये सिकंदर का। लेकिन सबसे बड़ा बात ये हुआ कि जितने भी राजा पोरस का खुफिया बात था, वो सब आम्बिक को अधिकतर बात पता था, क्योंकि ये पड़ोसी था, तो इसको पता था। और सारे बात किसको बता दिया? सिकंदर को। आपको पता है, अगर हाथी कितनी भी ताकतवर जानवर है, अगर उसकी कमजोरी पता चल जाएगी तो उसको हराया जा सकता है, उसको क्या किया जा सकता है, हराया जा सकता है। वैसे ही ये राजा पोरस की जो कमियां हैं, जो समस्याएं थी, वो किसको पता चल गई? सिकंदर को। कौन बता दिया? आम्बी। और अपने सेना का भी मदद दे दिया। तो राजा पोरस क्या हुए? हार गए। लड़े लेकिन क्या हुए? हार गए। तो ये बोला, ये सिकंदर के हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। तो ये बोला कि नहीं, अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। जब इतना साहस देखा ये सिकंदर, तो ये समझ गया कि ये ताकतवर और ये योग्य जो राजा है। तो ये राजा पोरस को क्या कर दिया, बोल दिया ठीक है, आप अपने राज्य में अपना राज्य चलाइए, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे भारत में तो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। कैसे? सेना द्वारा आपकी क्या करनी पड़ेगी? हमारी मदद करनी पड़ेगी। अब इनके पास कोई और उपाय था नहीं, अब हारे हुए हैं तो मदद तो करना पड़ेगा ना। अब ये मदद मांगेगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हार गए हैं। तो ये राजा पोरस कहे ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब इधर बढ़ने लगा ये सिकंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात थी ब्यास नदी पार करना था इनको, ब्यास नदी। दिक्कत यहीं पर हुई थी, ब्यास नदी। तब तक ये आचार्य चाणक्य, इनको पता था कि मगध सबसे विशाल और बड़ा ये जो साम्राज्य है, और यहाँ पर जो सेनाओं की संख्या बहुत अधिक है और सभी चीज ताकत है, ये ताकत बहुत ज्यादा है यहाँ पर। यही जो है वो हरा सकते हैं, किनको? सिकंदर को हरा सकते हैं। तो ये चाणक्य पहुंच गए मगध में। मगध में कौन था? मगध में कौन था? धनानंद था। कौन था? धनानंद था। अब धनानंद के पास पहुंचे ये,
तो ये बोले वहां पर पहुंचकर राज दरबार में गए। जो धनानंद था ये अपने काम में बिजी था, अपने काम का मतलब समझ रहा है ना, ये अपने मनोरंजन में एकदम बिजी थे। देखे हैं राजा वजा का मनोरंजन कैसे पूरा एकदम लगता है, दरबार एकदम पूरा मनोरंजन होता है। तब तक पहुंच गया ये कौन, आचार्य चाणक्य पहुंचे वहां पर। तो वहां पर जाकर ये बोल रहे हैं कि देखिए महाराज, जो सिकंदर वहां से आ रहा है, अगर यहाँ पर पहुंचे तो पूरा तबाही मचा देगा। तो इसको इस बात का ऐसी जाना कि हम पर कौन आक्रमण कर सकता है, इतने ज्यादा सेना है, ये सब रखे हुए हैं, हम पर कोई आकर हमला कर सकता है, ऐसा किसका बात हो गया कि हम पर आकर हमला कर सकता है। भले ही विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका सपना नहीं चलेगा। ये अपने बात में था, लेकिन ये बात चाणक्य को पता थी, अगर आक्रमण यहाँ पर हो गया काम खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए ये आम भी मदद कर ही रहा है, ये राजा पोरस को, तो ये तो इनको मदद करना ही पड़ेगा। और जो सिकंदर की सेना थी वो तो पता ही है, वो जब तीनों लोगों का सपोर्ट मिल गया ना और इधर आएंगे तो ये हारना ही पड़ेगा इसको। लेकिन इसको अपने बात पता नहीं था, फिर बार बार ये बोल रहे थे आचार्य चाणक्य, नहीं महाराज ऐसा बात नहीं है, अगर आ गया तो हरा देगा। इतनी बात जब सुने ना, धनानंद है वो अपने आप को क्या करने लगा, अपमानित महसूस करने लगा। तो क्या किया, बोला अपने जो ये राज्य दरबार में जो सैनिक थे उनसे बोला कि इसको उठाकर बारी फेंको। किसको, चाणक्य को बोला कि उठाकर इसको बाहरी फेंको। तो उस सैनिक क्या किए, उठाकर बाहरी फेंक दिए। क्या किए, उठाकर बाहरी फेंक दिए। अब इतना बात जब बाहरी फेंक दिए तो आचार्य जो चाणक्य को, उनको महल से बाहरी फेंक दिया गया। अब बाहरी फेंक दिया गया तो ये अपमानित, इनका अपमान हुआ ना। तो उसी समय ये बात कहे थे कि जब तक तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे वंश खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये पूरा तुम्हारे वंश को खत्म करके ही हम क्या करेंगे, रहेंगे। तो वही अब यहाँ से कहाँ लौट गई है, चाणक्य लौट गए तक्षशिला। तक्षशिला कौन लौटे, चाणक्य। चाणक्य कहाँ लौटे, तक्षशिला लौट गए वापस। तक्षशिला लौटने के बाद इनका जो शिष्य थे, कौन शिष्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनमें इनको राजा बनने की गुण दिखा, ये राजा बन सकता है। तो उसको ऐसी तरह से उसको ट्रेनिंग देने लगे कि हाँ मतलब कि वो राजा बन जाए। उसको ऐसा ट्रेंड किया गया कि वो राजा बनने लायक हो जाए। अब उसको ये था, अब सबसे पहला इनके पास सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बाद में इनको तो निपटाएंगे, ये तो बाद में निपट जाएंगे, लेकिन ये जो धनानंद है ये तो बाद में निपट जाएंगे, पहले सिकंदर को रोकना जरूरी है। अगर सिकंदर नहीं रुका, अगर इस पर आ गया तो दिक्कत है। तो ये क्या किया चाणक्य, इनके जो शिष्य थे कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री कहाँ पर हुई, सिकंदर की सेना में। उनके एक जो सैनिक थे मारकर उसी का ड्रेस पहन कर कहाँ एंट्री मार दिए, ये इसके सेना में एंट्री मार दिए। और अफवाह फैलाने लगे। आपको पता है कोई भी अफवाह होता है, अगर अफवाह फैल जाए तो बड़ा दिक्कत है। अफवाह फैलाने लगे कि जो भी ब्यास नदी पार करता है वो बच नहीं पाता है। यहाँ के जो ईश्वर की शक्ति है, यहाँ पर अगर कोई ब्यास नदी पार किया तो बचता नहीं है। युद्ध अगर करने के लिए ब्यास नदी पार करेगा तो कोई बचता नहीं। तो सिकंदर बोला हम इस सबसे भरोसा नहीं करते हैं, इस सबसे भरोसा नहीं करते। तब तक क्या हुआ, चाणक्य के मदद से ये क्या किए, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ ऐसा उनके खाने में मिला दिया कि कुछ दिन पर उनका काम, अब कोई बीमारी लग जा रहा था या कोई से भी उनकी मौत हो जा रही थी। क्या हो जा रही थी, अचानक रहस्यमय तरीके से उनकी क्या हो जा रही थी। पहले पता था कि पहले ऐसे जड़ी बूटी होते थे कि ऐसा होता था कि ये कुछ दिन पर उनकी मृत्यु होने लगी इनके सैनिकों की। अब बन गया डर, इनके सैनिकों में डर बन गया कि सचमुच में ये क्या है, यहाँ पर ईश्वर की शक्ति काम कर रही है। अगर हम लोग क्या हुए, अगर गए तो ये कोई भी बचकर नहीं। और ये बात समझिए, सिकंदर की सेना बहुत थक चुकी थी। थकने का मतलब समझ रहे हैं ना। अब अपने घर से दूर टेंट वेंट में रहते थे ये लोग। अब टेंटे ना बनाकर रहिएगा, महल बना लीजिएगा जहां पर जाइएगा। अब जीत कर यहाँ से यहाँ महल बन जाएगा। राजा को बोलिएगा हम आपके महल में रहेंगे, तो पता चलेगा उसी को कैदी बना लेगा। ये सिकंदर बोलेगा कि आपके महल में हम रह रहे हैं, तो पता चलेगा यही राजा इसको कैदी बना लिया। तो ऐसा नहीं होगा। ये टेंट वेंट में रहते थे। तो हुआ ये कि ये सेना भी बहुत थक चुकी थी और आ गया ब्यास नदी में बाढ़। क्या हुआ, ब्यास नदी में आ गया बाढ़। जब ब्यास नदी में बाढ़ आया तो ये लोग और देखकर और डर गए। और ये डर गए और डरने के बाद और इनको बीच अफवाह फैलाया गया कि हाँ ये सचमुच में ईश्वर की शक्ति काम कर रही है यहाँ पर। तो ये लोग वापस लौट गए। कौन, सिकंदर अंतिम में हार मानकर इसकी सेना के कारण अपने सेना के सभी लोग वापस लौट गए। अब चाणक्य ने कहा अब इनका तो काम खत्म, अब इनसे निपटा जाए। किससे निपटा जाए, ये जो धनानंद है इनसे क्या किया जाए, ये जो धनानंद है इनसे क्या किया जाए, निपटा जाए।
अब इनसे निपटने की तैयारी में ये लोग लग गए कि अब इसको कैसे हराना है। हमें लगता है कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाला जो भाग है वो अगले भाग में हम लोग बात करेंगे। आगे वाला जो टॉपिक है वो अगले भाग में हम लोग बात करेंगे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ये चैप्टर अब खत्म हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर में आगे वाला इसका बात करेंगे। ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। मगध का जो उत्कर्ष चैप्टर था ये पूरी तरह से खत्म हो गया। हमें लगता है कि समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।